बादशाह अकबर दरबार से लौटकर जब अपने कमरे में लौटे, तब वे अपना प्रिय गुलदस्ता को अपने कमरे में नहीं पाया। उन्होंने नौकर को बुलाकर गुलदस्ते के बारे में पूछा, मेरा प्रिय गुलदस्ता किधर है? नौकर यह सुनकर डर से कांपने लगा। नौकर को कोई बहाना नहीं सूझा। उसने जल्दबाजी में कह दिया कि गुलदस्ते को वह अपने घर ले गया है ताकि उसे अच्छे से सफाई कर सके। यह सुनते ही अकबर बोले, वह गुलदस्ता मेरे कमरे में जल्दी ही लाकर सजाया जा। सोने की खेत अकबर बीरबल की कहानी। सोने की खेत अकबर बीरबल की कहानी। नौकर के पास अब सच बोलने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। उसने सब सच सच बता दिया कि वह गुलदस्ता सफाई करने के दौरान मेरे से टूट गया। यह सुनकर बादशाह गुस्से से बौखला गया। बादशाह ने उस नौकर को फांसी की सजा सुना दी। बादशाह ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी? अगले दिन राजदरबार में इस घटना के बारे में काफी हलचल हो रही थी। बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल ने कहा कि झूठ बोलने की इतनी बड़ी सजा न्याय संगत नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ अवश्य बोलता है। किसी झूठ का अगर कोई नुकसान नहीं होता है तो वह झूठ गलत नहीं है। बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर अकबर बौखला गए। अकबर ने सभा में बैठे दरबारियों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो? सभी ने बादशाह को कहा कि नहीं, वे झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनते ही बादशाह ने बीरबल को दरबार से बाहर निकाल दिया। राजदरबार से निकलने के बाद बीरबल ने ठान लिया कि वह इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ अवश्य बोलता है। बीरबल अपने तेज दिमाग से तुरंत ही एक युक्ति निकाल लिया। बीरबल तुरंत सुनार के पास गया। उन्होंने सुनार से सोने की बनी गेहूं की एक बाली बनवाई और उसे लेकर बादशाह अकबर की सभा में पहुंच गए। राज दरबार में बीरबल को देखकर अकबर ने प्रश्न किया, बीरबल तुम यहाँ क्यों आए हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी भी अपने जीवन में देखा नहीं होगा। कृपया कर आप मेरी यह बात मान ला। बीरबल की बात सुनकर अकबर और राज दरबारियों में इस बात को जानने की उत्सुकता बढ़ गई। बादशाह ने बीरबल को अपनी बात कहानी की आज्ञा दे दी। बीरबल बोले, कल दरबार से जाने के बाद रास्ते में मुझे एक महात्मा के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे सोने से बनी गेहूं की बाली दी और कहा कि इसे जिस खेत में लगाया जाएगा वहां सोने की फसल उपजेगी। इसे लगाने के लिए आपके राज्य में जमीन का एक टुकड़ा चाहिए। बादशाह अकबर बोले, इसमें क्या बड़ी बात है, चलो अभी जमीन दे देते हैं। बीरबल की बात को मानकर बादशाह अकबर और दरबारी खेत की ओर निकल पड़ते हैं। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि सोने की बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उपजेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाएगा जिसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी राजदरबारी खामोश हो गए। किसी में भी गेहूं की बाली लगाने की हिम्मत नहीं थी। बादशाह अकबर ने कहा कि क्या राज दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो? सभी खामोश खड़े रहे। बीरबल बोले, खैर जाने दीजिए आलमपनाह, अब आप ही इस गेहूं की बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, मैंने भी अपने जीवन में कई बार झूठ बोला है। बादशाह अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही है। उनका कहना सही है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ अवश्य बोलता है। इस बात का एहसास झूठ न बोला हो, उसके द्वारा लगाने पर ही खेत में सोने की फसल होगी। इसलिए मैं तो यह पौधा लगा नहीं सकता। कृपया आप दरबारियों में से किसी को यह पौधा लगाने का आदेश दे दीजिए। अकबर ने जब दरबारियों से धान का वह पौधा लगाने कहा तो कोई सामने नहीं आया। अकबर समझ गए कि सभी ने कभी ना कभी झूठ बोला है। तब बीरबल ने वह पौधा अकबर के हाथ में दे दिया और बोला, जहांपनाह, यहाँ तो कोई भी सच्चा नहीं है, इसलिए ये पौधा आप ही लगाएं। लेकिन अकबर भी वह पौधा लेने में हिचकने लगे और बोले, बचपन में हमने भी झूठ बोला है, कब ये याद नहीं, पर बोला है, इसलिए हम भी यह पौधा नहीं लगा सकते।
यह सुनने के बाद बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहाँपनार, इस पौधे को मैंने सुनार से बनवाया है। मेरा उद्देश्य मात्र आपको यह समझाना था कि दुनिया में लोग कभी न कभी झूठ बोलते ही है। जिस झूठ से किसी का बुरा ना हो, वह झूठ नहीं है। अकबर बीरबल की बात समझ गए थे। उन्होंने उसे वापस दरबार में स्थान दे दिया और सेवक की फांसी की सजा माफ कर दी। दोस्तों, आशा है आपको ये पसंद आई होगी। आप इसे कर सकते हैं और अपने के साथ भी कर सकते हैं। मज़े अकबर अपने महल को बहुत ही सुंदर देसी विदेशी बेशकीमती सजावटी वस्तुओं से सजा कर रखता था। उनमें से एक गुलदस्ता अकबर के दिल के बहुत करीब था। वे उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपने कमरे में सजाकर रखते थे। एक दिन की बात है, बादशाह का नौकर उनके कमरे की सफाई कर रहा था। कमरे की सफाई करते करते अचानक टकराकर गुलदस्ता जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही गुलदस्ता टूट गया। नौकर उस गुलदस्ते को पहले जैसा करने की बहुत कोशिश किया, मगर वह नाकामयाब रहा। वह घबराकर गुलदस्ते को कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि इस बात की भनक बादशाह को न लगे। बादशाह अकबर दरबार से लौटकर जब अपने कमरे में लौटे, तब वे अपना प्रिय गुलदस्ता को अपने कमरे में नहीं पाया। उन्होंने नौकर को बुलाकर गुलदस्ते के बारे में पूछा, मेरा प्रिय गुलदस्ता किधर है? नौकर यह सुनकर डर से कांपने लगा। नौकर को कोई बहाना नहीं सूझा। उसने जल्दबाजी में कह दिया कि गुलदस्ते को वह अपने घर ले गया है ताकि उसे अच्छे से सफाई कर सके। यह सुनते ही अकबर बोले, वह गुलदस्ता मेरे कमरे में जल्दी ही लाकर सजाया जाए। सोने की खेत अकबर बीरबल की कहानी। सोने की खेत अकबर बीरबल की कहानी। अकबर अपने महल को बहुत ही सुंदर देसी विदेशी बेशकीमती सजावटी वस्तुओं से सजा कर रखता था। उनमें से एक गुलदस्ता अकबर के दिल के बहुत करीब था। वे उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपने कमरे में सजाकर रखते था। एक दिन की बात है, बादशाह का नौकर उनके कमरे की सफाई कर रहा था। कमरे की सफाई करते करते अचानक टकराकर गुलदस्ता जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही गुलदस्ता टूट गया। नौकर उस गुलदस्ते को पहले जैसा करने की बहुत कोशिश किया, मगर वह नाकामयाब रहा। वह घबराकर गुलदस्ते को कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि इस बात की भनक बादशाह को न लगे। होते ही बादशाह ने नौकर की फांसी की सजा माफ कर दी। ये कहानियां भी परेमन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया, बिना बूझे समझे काम करते हैं यह लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलैट जलाएगा। थोना गरी का तेल ला दो। मुनरी दौड़कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलैट में पंप देने लगा। पंचलैट की रेशमी छैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुन्हा से फूंकता, कभी पंचलैट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलैट से सनसनाहट की आवाज निकालने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलैट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जयध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलैट की रोशनी में सभी के मुस्कराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हरकत भरी निगार से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई। कहा, सुना माफ करना, मेरा क्या कसूर? सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारे साथ खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात में मेरे घर में खाना। गोधन ने एक बार फिर मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक। दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छरीदार को भेजा। छरीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। कहता है, पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कलकजा बिगड़ गया तो मुझे ही दंड जुर्माना भरना पड़ेगा।
छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह से गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कहके। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली के मूलगैन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? लो मजाए। अब यह दूसरा बखेरा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं यह लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलेट जलाएगा। थोनागरी का तेल गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आंख मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले? वह जानती है कि गोद पंचलेट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पान पंचायत से बंद है। मुनरी की मां ने पंचायत से फरियाद की थी का गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीम का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों का निगार पर गोधन बहुत दिन से चरा हुआ था। दूसरे गांव से आक बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खान लिए भी कुछ नहीं दिया। परवार ही नहीं करता। बस पंचों का मौका मिला, 10 रुपया जुर्माना, न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए? मुनरी उसका नाम कैसे ले? और उधर जाति का पानी उतर रहा। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली, चिगो, चित, एस, चीन। कनेली मुस्कराकर रहा गई। गोधन, तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह तो सरदार से। गोधन जानता है पंचलेट बालना। कनेली बोली, कौन? गोधन जानता है बालना, लेकिन। सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर का शेयर कर गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले? वह जानती है कि गोधन पंचलेट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुनरी की मां ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगार पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवार ही नहीं करता। बस पंचों को मौका मिला, 10 रुपया जुर्माना, न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए? शेयर करें। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलेट खरीदने के पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौकी पर करते हैं। अपने घर की रिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलेट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत मर्द बूढ़े बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़ आए। चल रे चल, अपना पंचलेट आया है। पंचलेट। छड़ीदार अग्नू महतो रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से, जरा दूर से, छूछा मत करो, ठेस न लग। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सानय को पूजा होगी, जल्द से नहा धोकर चौका पीहा लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मूलगैन ने अपने भक्तिया पचकों को समझा कर कहा, देखो, आज पंचलेट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में देर बेर हुआ, तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। पढ़ाई करते करते कॉफी और चाय का आइडिया बुरा नहीं है। नीचे क्लिक करके खरीदे, शेयर करें। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है।
इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमिक्स है। पेट्रोमिक्स, जिसे गांव वाले पंचलैट कहते हैं। पंचलैट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बच गए हैं इससे पूजा सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेमतेम के कलकजे वाली चीज का पुण्यार नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने के पहले बलि दी जाती थी। मेले में सभी दिनदहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलैट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के फुडंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीद हुआ महतो? देखते नहीं है, पंचलैट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं। अपने घर की रिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलैट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत मर्द, बूढ़े बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़ आए। चल रे चल, अपना पंचलैट आया है। पंचलैट। छड़ीदार अग्नू महतो रह रहकर लोगों को चेतावन शेयर करें। सजी हुई है। कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोल कर बैठे हैं और पंचलैट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने की झंझट हो। कहावत है न, भाई रे गाय ल्यू तो दुहे कौन लो मजाए। अब इस कलकजे वाली चीज को कौन बाले? यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलैट जलाने वाला नहीं। हर एक पंचायत में पंचलैट है, उसके जलाने वाले जानकार है। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेमटेम करके, शुभ लाभ करके, दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलैट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलैट पड़ा रहे। जिंदगी भर ताना कौन सहे? बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे तुम लोगों का पंचलैट पहली बार दूसरे के हाथ। न, पंचायत की इज्जत का सवाल है। दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई। अंधेरा बढ़ने लगा। किसी न अपने घर में आज रिबरी भी नहीं जलाई थी। आखिर पंचलैट के सामने रिबरी कौन बालता है? औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। पंचलैट, पंचलैट, पंचलैट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुरगुरी पीते हुआ कहा। दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहेब मत समझिए कि हम एकदम देहाती है। बहुत बहुत पंचलैट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा। बोला, लगता है आप जाति के सरदार है। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलैट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलैट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहेब, बिना बक्सा पंचलैट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रेंग? दीवान जी की आंख के आगे धुरखेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धाभरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली को सुनाया, रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलैट। लेकिन एन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल साय दरबार लग गया। दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं था। सभी बीरबल का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी बीरबल एक गधा लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफी मांगता है। सभी सोचने लगते हैं कि बीरबल गधे को लेकर राज दरबार में क्यों आया है। फिर बीरबल बताता है कि यह गधा उसका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। यह शाही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल जादुई गधे को सबसे नजदीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाए और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाए,
जहांपनार, मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी की आवाज़ दरबार तक आनी चाहिए। सभी के पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जहांपनाह, मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाता है और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाता है। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल जोर से बोलता है, जहांपनाह, इसने चोरी की है। ये सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चोरी इस सेवक ने ही की है? क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया है? तब बीरबल बोलता है, जहांपनाह, यह गधा जादुई नहीं है। यह बाकी गधों की तरह साधारण ही है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर को छोड़कर। इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया। बीरबल की इस अक्लमंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उसे उपहार भी दिलवाया। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे काम को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक दिन सबको पता चल ही जाता है। इसलिए बुरे काम नहीं करने चाहिए। एक बार राजा अकबर अपने दरबार में किसी खास विषय पर चर्चा कर रहे थे। उस विषय पर उन्होंने राज दरबार में मौजूद सभी लोगों से उनकी राय मांगी। ऐसे में दरबार में उपस्थित सभी मंत्रीगणों ने अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से जवाब दिया। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुए कि सभी का जवाब एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इस पर राजा अकबर ने बीरबल से ऐसा होने के पीछे की वजह पूछी और सवाल किया, आखिर सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती? राजा के सवाल पर बीरबल मुस्कुराया और कहा, महाराज, बेशक लोगों की सोच एक दूसरे से कई मामलों में अलग होती है, मगर कुछ खास विषयों पर सबकी सोच एक जैसी ही होती है। बीरबल की इस बात के साथ दरबार की कार्यवाही समाप्त होती है और सभी अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। उसी शाम राजा अकबर बीरबल के साथ अपने बाग में टहलने जाते हैं। तब वो दोबारा वही सवाल दोहराते हैं, बीरबल, मैंने तुमसे पूछा था कि सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती? इस सवाल का जवाब दो मुझे। इसी के साथ एक बार फिर अकबर और बीरबल के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ जाती है। जब लाख कोशिशों के बावजूद राजा अकबर को बीरबल की बात नहीं समझ आती, तो वह अपनी बात को समझाने के लिए एक युक्ति निकालता है। बीरबल कहता है, महाराज, मैं आपको साबित कर दूंगा कि कुछ मामलों में सबकी सोच एक जैसी ही होती है। बस आप एक फरमान जारी कर दीजिए। फरमान यह होगा कि आने वाली अमावस्या की रात को सभी अपने अपने घर से एक लोटा दूध लाकर आपके बाग में बने सूखे कुएं में डालेंगे और इस फरमान को न मानने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वैसे तो राजा अकबर को बीरबल की यह बात मूर्खता वाली लगती है, लेकिन वह बीरबल के कहे अनुसार शाही फरमान जारी करवा देते हैं। राजा के आदेश से सिपाही पूरे राज्य में घूम घूम कर इस फरमान के बारे में सभी को बताते हैं। राजा के इस फरमान को सुनते ही सभी में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि सूखे कुएं में दूध डालना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। फिर भी राजा का फरमान था, तो मानना सभी को था। सभी अमावस्या की रात का इंतजार करने लगे। देखते देखते अमावस्या की रात भी आ गई और सभी अपने अपने घर से एक एक भरा लोटा लेकर कुएं के पास जमा हो जाते हैं। बारी बारी सभी कुएं में लोटा पलट कर अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। यह सारा नजारा राजा अकबर और बीरबल छिपकर देख रहे होते हैं। जब सभी अपना लोटा कुएं में पलट कर चले जाते हैं, तो बीरबल राजा अकबर को कुएं के नजदीक ले जाते हैं और कहते हैं, महाराज देखिए, क्या आपके फरमान से कुआं दूध से भर गया? बीरबल की बात पर राजा अकबर कुएं में झांक कर देखते हैं
कि कुआं ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। यह देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और वे नाराज भी होते हैं। राजा अकबर बीरबल से कहते हैं, मैंने तो कुएं में दूध डालने का फरमान जारी किया था, फिर कुआं दूध की जगह पानी से क्यों भरा गया? राजा के इस सवाल पर बीरबल मुस्कुराते हुए कहता है, महाराज, कुएं में दूध डालना सभी को व्यर्थ लगा, इसलिए सभी ने दूध की जगह कुएं में पानी डाला। उन सभी ने यह भी सोचा कि अमावस्या की रात घना अंधेरा होता है। अब इतने अंधेरे में सभी को सिर्फ लोटा ही दिखेगा, न कि लोटे में दूध है या पानी। बीरबल बोला, महाराज, इस बात से स्पष्ट होता है कि कुछ मामलों में सभी की सोच एक जैसी होती है। अब राजा अकबर को बीरबल की बात अच्छे से समझ आ गई थी। कहानी से सीख। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि एक जैसी व्यक्तिगत स्थिति होने पर सभी की सोच एक जैसी हो जाती है। यह कहानी बादशाह अकबर के जमाने की है। एक बार एक व्यापारी अपने किसी काम से कुछ दिनों के लिए प्रदेश से दूर गया हुआ था। जब वह अपना काम खत्म करके घर पहुंचा, तो देखता है कि उसकी पूरी तिजोरी खाली है। उसकी मेहनत की सारी कमाई चोरी हो चुकी है। व्यापारी घबरा गया और उसने अपने घर के सारे नौकरों को बुलाया। व्यापारी के घर में कुल 5 नौकर थे। व्यापारी की एक आवाज पर सारे नौकर उसके सामने आकर खड़े हो गए। व्यापारी ने उनसे पूछा, तुम लोगों के होते हुए घर में इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? जब चोर आकर मेरी पूरी तिजोरी साफ कर गया, उस समय कहाँ थे सब के सब? एक नौकर ने जवाब दिया, हमें नहीं पता ये चोरी कब हुई मालिक, हम सो रहे थे। उसकी यह बात सुनकर व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो उठा और बोला, मुझे तो लगता है कि तुम 5 में से किसी एक ने ही चोरी की है। तुम्हारा हिसाब अब बादशाह अकबर ही करेंगे। यह कहता हुआ वो महल की ओर चल पड़ा। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठकर जनता की समस्या सुन रहे थे कि तभी व्यापारी वहां पहुंच गया। व्यापारी ने कहा, न्याय हुजूर, न्याय, मेरी समस्या को दूर करें। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ? कौन हो तुम और क्या है तुम्हारी समस्या? व्यापारी बोला, मैं आप ही के राज्य में रहने वाला एक व्यापारी हूँ महाराज। एक जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए प्रदेश से बाहर गया था। जब वापस आया तो मेरी सारी तिजोरी लुट चुकी थी। मैं बर्बाद हो गया। हुजूर, मेरी मदद करें। यह सुनकर बादशाह ने व्यापारी से कुछ सवाल पूछे, जैसे कितना सामान चोरी हुआ, क्या उसे किसी पर शक है आदि। सवालों के जवाब मिलने के बाद अकबर ने व्यापारी का मामला बीरबल को सौंप दिया और कहा कि असली चोर को पकड़ने में बीरबल उसकी मदद करेंगे। अगले दिन बीरबल व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने सभी नौकरों को बुलाया और उनसे पूछा कि चोरी की रात वो सभी कहाँ थे। सभी ने कहा कि वो व्यापारी के घर में ही रहते हैं और उस रात भी व्यापारी के घर में ही सो रहे थे। बीरबल ने उनकी बात मान ली और कहा, आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ में ये 5 जादुई लकड़ियां हैं। मैं आप सभी को एक एक लकड़ी दूंगा। जो भी चोर होगा, उसकी लकड़ी आज रात 2 इंच लंबी हो जाएगी और चोर पकड़ा जाएगा। हम सभी कल यहीं मिलेंगे। यह कह बीरबल ने सबसे हाथ में एक एक लकड़ी पकड़ाई और वहां से चले गए। दिन ढल गया। अगले दिन बीरबल फिर से व्यापारी के घर पहुंचे और उन्होंने सभी नौकरों को अपनी अपनी लकड़ी के साथ बुलाया। जब बीरबल ने सबकी लकड़ी देखी तो उन्होंने देखा कि एक नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी है। बस फिर क्या था? बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को उस नौकर को पकड़ने का आदेश दिया। व्यापारी इस पूरी घटना को समझ नहीं पाया और असमंजस से बीरबल की तरफ देखने लगा। बीरबल ने व्यापारी को समझाया कि कोई लकड़ी जादुई नहीं थी, लेकिन चोर को इस बात का डर था कि उसकी लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी और इस डर से उसने अपनी लकड़ी को 2 इंच काट दिया और वह पकड़ा गया। व्यापारी बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ और उसका धन्यवाद किया। कहानी से सीख। बच्चों, बीरबल ने चोर को पकड़ा कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत काम चाहे जितना भी चतुराई से किया जाए, लेकिन वो सभी की नज़रों में आ जाता है और उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। बीरबल की सुअबुआ और हाजिर जवाबी से बादशाह अकबर बहुत रहते थे। बीरबल किसी भी समस्या का हल चुटकियों में निकाल देते थे।
एक दिन बीरबल की चतुराई से खुश होकर बादशाह अकबर ने उन्हें इनाम देने की घोषणा कर दी। काफी समय बीत गया और बादशाह इस घोषणा के बारे में भूल गए। उधर बीरबल इनाम के इंतजार में कब से बैठे थे। बीरबल इस उलझन में थे कि वो बादशाह अकबर को इनाम की बात कैसे याद दिलाएं। एक शाम बादशाह अकबर यमुना नदी के किनारे सैर का आनंद उठा रहे थे कि उन्हें वहां एक ऊंट घूमता हुआ दिखाई दिया। ऊंट की गर्दन देख राजा ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि ऊंट की गर्दन मुड़ी हुई क्यों होती है? बादशाह अकबर का सवाल सुनते ही बीरबल को उन्हें इनाम की बात याद दिलाने का मौका मिल गया। बीरबल से झट से उत्तर दिया, महाराज, दरअसल यह ऊंट किसी से किया हुआ अपना वादा भूल गया था, तब से इसकी गर्दन ऐसी ही है। बीरबल ने आगे कहा, लोगों का यह मानना है कि जो भी व्यक्ति अपना किया हुआ वादा भूल जाता है, उसकी गर्दन इसी तरह मुड़ जाती है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह हैरान हो गए और उन्हें बीरबल से किया हुआ अपना वादा याद आ गया। उन्होंने बीरबल से जल्दी महल चलने को कहा। महल पहुंचते ही बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और उससे पूछा, मेरी गर्दन ऊंट की तरह तो नहीं हो जाएगी न? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं महाराज। यह सुनकर बादशाह और बीरबल दोनों ठहाके लगाकर हंस दिए। इस तरह बीरबल ने बादशाह अकबर को नाराज किए बगैर उन्हें अपना किया हुआ वादा याद दिलाया और अपना इनाम लिया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी से किया हुआ अपना वादा पूरा जरूर करना चाहिए। अकबर ने पूछा, उससे भी बड़ा मनहूस कोई हो सकता है क्या? चलो, तुम किसी बड़े मनहूस को ले आते हो तो मैं उस व्यक्ति को मुक्त कर दूंगा। तभी तपाक से बीरबल बोल पड़े कि महाराज, उससे बड़े मनहूस आप स्वयं ही है। उस मामूली नौकर ने तो बस आपकी प्यास बुझाने के लिए आपको पानी दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि उसके कारण आपकी तबीयत खराब हो गई है। उस बेचारे नौकर का तो सोचिए जरा, वो तो आपको पानी पिलाने की वजह से जेल में पहुंच गया। सुबह सुबह आपको देखने की वजह से उसका दिन तो छोड़िए, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अब कुछ देर में उसे मौत की सजा मिल जाएगी। अब आप ही बताइए, तबीयत खराब होना बड़ी मनहूसियत है या मौत की सजा मिलना? आगे बीरबल बोले, अब आप खुद को मौत की सजा मत देना, क्योंकि आप हम सभी के बादशाह हैं और हमें जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। बीरबल की ऐसी बुद्धिमता वाली बातें सुनकर बीमार अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने तुरंत ही सिपाहियों को कूड़ाकचरा उठाने वाले उस नौकर को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही साथ उसकी मौत की सजा भी माफ कर दी। कहानी से सीख। किसी की भी बातों पर आकर फैसला नहीं लेना चाहिए और अंधविश्वासी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बीरबल की बुद्धि और समस्या को भांप लेने की कला के कारण बादशाह उन्हें खूब पसंद करते थे। इसी कारण से दूसरे लोग बीरबल से उतना ही जलते थे। इन जलने वालों में से एक अकबर का साला भी था। वो हमेशा से ही बीरबल को मिला हुआ खास स्थान लेना चाहता था। बादशाह जानते थे कि बीरबल जैसा कोई और नहीं हो सकता है। वो अपने साले को भी ये बात समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन उनका साला हमेशा कहता था कि वो भी काफी बुद्धिमान है। इन सब बातों के कारण एक बार बादशाह के मन में हुआ कि अब ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे कुछ कार्य देकर ही समझाने पड़ेगा। तभी अकबर ने अपने साले से कहा कि तुम अपने दिमाग और सुएबुए से इस कोयले की बोरी को सबसे ज्यादा लालची सेठ डमरी लाल को बचकर आओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें तुरंत बीरबल की जगह दे दूंगा। यह बात सुनकर अकबर का साला हैरान हुआ, लेकिन उसे बीरबल की जगह चाहिए थी। इसी सोच के साथ वो कोयले की बोरी लेकर सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ऐसे ही किसी की भी बातों में आने वाला नहीं था, इसलिए उसने उसे खरीदने से मना कर दिया। अब अपना उदास चेहरा लेकर अकबर का साला महल लौट आया। उसने कहा कि मैं इसे नहीं बेच पाया। इतना सुनते ही बादशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने साले के सामने ही बीरबल से कहा कि तुम्हें सेठ डमरी लाल को यह कोयले की बोरी बेचनी है। बादशाह का आदेश मिलने पर बीरबल ने कहा कि आप एक बोरी बेचने के लिए कह रहे हैं। मैं उस सेठ को एक कोयले का टुकड़ा ही 10,000 में बेच सकता हूँ। यह बात सुनकर अकबर का साला दंग रह गया।
अकबर ने कहा कि ठीक है, तुम एक ही कोयले का टुकड़ा बेच आओ। बादशाह का आदेश मिलते ही एक कोयले का टुकड़ा उठाकर बीरबल वहां से चले गए। उन्होंने सबसे पहले एक मलमल के कपड़े का कुर्ता अपने लिए सिलवाया। फिर उसे पहनकर अपने गले में हीरे मोती की मालाएं डाल लीं और महंगे दिखने वाले जूते भी पहन लिए। इतना सब करने के बाद बीरबल ने उस कोयले के टुकड़े को सुरमा यानी काजल की तरह बारीक पीसकर एक कांच की डिब्बी में डलवा लिया। इसी भेष में वो महल के मेहमानघर में आ गए। फिर बीरबल ने एक इश्तिहार दिया कि बगदाद में एक जाने माने शेख पहुंचे हैं जो जादुई सुरमा बेचते हैं। सुरमे की खासियत में बीरबल ने लिखवाया कि इसे लगाने वाला अपने पूर्वजों को देख सकता है। यदि पूर्वजों ने कोई धन छुपाकर रखा है तो वो उसका पता भी बता देंगे। इस इश्तिहार के सामने आते ही पूरे नगर में बीरबल के शेख रूप और चमत्कारी सुरमे की ही बात होने लगी। सेठ दमरी लाल तक भी यह बात पहुंच गई। उसके मन में हुआ, जरूर मेरे पूर्वज ने धन गाड़ रखा होगा, मुझे तुरंत शेख से संपर्क करना चाहिए। इतना सोचकर दमरी लाल शेख बने बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने जानबूझकर उन्हें पहचाना नहीं। सेठ ने शेख से कहा कि मुझे सुरमे की डिब्बी चाहिए। शेख ने जवाब दिया, बिल्कुल लीजिए, लेकिन एक डिब्बी की कीमत 10,000 रुपये है। सेठ काफी चालाक था। उसने शेख से कहा कि मैं पहले सुरमा आंखों पर लगाना चाहता हूँ, उसके बाद पूर्वजों के दिखने पर ही मैं 10,000 रुपये दूंगा। रिपोर्ट ऐड। शेख बने बीरबल ने कहा कि ठीक है, आपको ऐसा करने की इजाजत है। बस आपको सुरमे की जांच करने के लिए चौराहे पर चलना होगा। चमत्कारी सुरमे का करिश्मा देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ लग गई। तब बीरबल बने शेख जोर जोर से कहने लगे कि इस चमत्कारी सुरमे को सेठ जी लगाएंगे। अगर ये सेठ अपने माता पिता की ही औलाद है तो इन्हें सुरमा लगाते ही तुरंत पूर्वज नजर आ जाएंगे। पूर्वज नहीं दिखे तो मतलब यह होगा कि वो अपने माता पिता की औलाद नहीं है। असली औलादों को ही यह सुरमा लगाने पर अपने पूर्वज नजर आते हैं। रिपोर्ट ऐड। यह सब कहने के बाद शेख ने सेठ के आंखों पर सुरमा लगा दिया और कहा कि आंखें बंद कर लो। सेठ ने आंखें बंद तो की लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखा। अब सेठ के मन में हुआ कि मैंने कह दिया कि मुझे कोई नहीं दिखा तो भारी अपमान हो जाएगा। इज्जत को बनाए रखने के लिए सेठ ने आंख खोली और कहा कि हाँ, मुझे अपने पूर्वज दिख गए। इसके बाद गुस्से में लाल सेठ ने बीरबल के हाथ में 10,000 रुपये थमा दिए। अब खुश होते हुए बीरबल महल चले गए। उन्होंने कहा कि लीजिए बादशाह, एक कोयले के 10,000 रुपये, और सारा किस्सा सुना दिया। यह देखते ही बादशाह का साला मुंह बनाकर महल से चला गया। उसके बाद से उसने कभी भी बीरबल की जगह लेने की बात अकबर से नहीं की। कहानी से सीख। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए बुद्धि का उपयोग करना जरूरी है। अकबर ने कहा कि ठीक है, तुम एक ही कोयले का टुकड़ा बेच आओ। बादशाह का आदेश मिलते ही एक कोयले का टुकड़ा उठाकर बीरबल वहां से चले गए। उन्होंने सबसे पहले एक मलमल के कपड़े का कुर्ता अपने लिए सिलवाया। फिर उसे पहनकर अपने गले में हीरे मोती की मालाएं डाल लीं और महंगे दिखने वाले जूते भी पहन लिए। इतना सब करने के बाद बीरबल ने उस कोयले के टुकड़े को सुरमा यानी काजल की तरह बारीक पीसकर एक कांच की डिब्बी में डलवा लिया। इसी भेष में वो महल के मेहमानघर में आ गए। फिर बीरबल ने एक इश्तिहार दिया कि बगदाद में एक जाने माने शेख पहुंचे हैं जो जादुई सुरमा बेचते हैं। सुरमे की खासियत में बीरबल ने लिखवाया कि इसे लगाने वाला अपने पूर्वजों को देख सकता है। यदि पूर्वजों ने कोई धन छुपाकर रखा है तो वो उसका पता भी बता देंगे। इस इश्तिहार के सामने आते ही पूरे नगर में बीरबल के शेख रूप और चमत्कारी सुरमे की ही बात होने लगी। सेठ दमरी लाल तक भी यह बात पहुंच गई। उसके मन में हुआ, जरूर मेरे पूर्वज ने धन गाड़ रखा होगा, मुझे तुरंत शेख से संपर्क करना चाहिए। इतना सोचकर दमरी लाल शेख बने बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने जानबूझकर उन्हें पहचाना नहीं। सेठ ने शेख से कहा कि मुझे सुरमे की डिब्बी चाहिए। शेख ने जवाब दिया, बिल्कुल लीजिए, लेकिन एक डिब्बी की कीमत 10,000 रुपये है। सेठ काफी चालाक था।
उसने शेख से कहा कि मैं पहले सुरमा आंखों पर लगाना चाहता हूँ, उसके बाद पूर्वजों के दिखने पर ही मैं 10,000 रुपये दूंगा। शेख बने बीरबल ने कहा कि ठीक है, आपको ऐसा करने की इजाजत है, बस आपको सुरमे की जांच करने के लिए चौराहे पर चलना होगा। चमत्कारी सुरमे का करिश्मा देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ लग गई। तब बीरबल बने शेख जोर जोर से कहने लगे कि इस चमत्कारी सुरमे को सेठ जी लगाएंगे। अगर ये सेठ अपने माता पिता की ही औलाद है तो इन्हें सुरमा लगाते ही तुरंत पूर्वज नजर आ जाएंगे। पूर्वज नहीं दिखे तो मतलब यह होगा कि वो अपने माता पिता की औलाद नहीं है। असली औलादों को ही यह सुरमा लगाने पर अपने पूर्वज नजर आते हैं। यह सब कहने के बाद शेख ने सेठ के आंखों पर सुरमा लगा दिया और कहा कि आंखें बंद कर लो। सेठ ने आंखें बंद तो की लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखा। अब सेठ के मन में हुआ कि मैंने कह दिया कि मुझे कोई नहीं दिखा तो भारी अपमान हो जाएगा। इज्जत को बनाए रखने के लिए सेठ ने आंख खोली और कहा कि हाँ, मुझे अपने पूर्वज दिख गए। इसके बाद गुस्से में लाल सेठ ने बीरबल के हाथ में 10,000 रुपये थमा दिए। अब खुश होते हुए बीरबल महल चले गए। उन्होंने कहा कि लीजिए बादशाह, एक कोयले के 10,000 रुपये, और सारा किस्सा सुना दिया। यह देखते ही बादशाह का साला मुंह बनाकर महल से चला गया। उसके बाद से उसने कभी भी बीरबल की जगह लेने की बात अकबर से कैसे भेजेंगे को। योगीराज, मैं एक पवित्र आग जलाऊंगा, उसमें तुम्हें प्रवेश करना है। वैसे तो ये क्रिया कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम इसे गंगा नदी के किनारे करेंगे। बीरबल, जहाँ पनाह, मैं काफी दिनों के लिए अपने घर से दूर रहूंगा, इसलिए मैं 4-5 दिन की मोहलत मांगता हूँ, कुछ अधूरे काम निपटाने हैं। अकबर, ठीक है बीरबल, योगीराज जी आप ये काम 5 दिन बाद संपन्न करें। अब 5 दिन बाद बीरबल को जलाने के लिए ले जाया जाता है। स्वर्ग की यात्रा के लिए योगीराज विधि संपन्न करते हैं। वह एक चिता पर फूल और कुछ सामग्री डालते हैं और बीरबल के माथे पर तिलक करते हैं और चित्त हो जाने को कहते हैं। बीरबल, अलविदा। जहाँ पनाह। अकबर, हमें आपकी बहुत याद आएगी, आप जल्दी लौटने की कोशिश करना। बीरबल, जी जहाँ पनाह, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। और फिर 2 महीने गुजर जाते हैं। शहंशाह अकबर बहुत चिंतित हो जाते हैं। अकबर, हमें बीरबल की बहुत याद आ रही है। 2 महीने गुजर चुके पर बीरबल अभी तक नहीं लौटे, हमें बहुत चिंता हो रही है। योगीराज का क्या कहना है, कब तक बीरबल लौट आएंगे? वजीर अब्दुल्ला, जहाँ पनाह, योगी बाबा ये भी तो कह रहे थे हो सकता है बीरबल को स्वर्ग के सुख बहुत भा गए हो और वह उन्हें छोड़कर न आना चाहें। अकबर, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, उन पर हमें पूरा भरोसा है। उसी वक्त वहां पर बीरबल आते हैं। उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, लंबी सी दाढ़ी। अकबर उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। अकबर, खुशामदीद। खुशामदीद। हमें आपको देखकर बहुत खुशी हुई, और बताइए स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं? उन्हें किसी चीज की वहाँ जरूरत तो नहीं है? बीरबल, नहीं, जहाँ पनाह, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वे वहाँ बहुत खुश है। अकबर, लेकिन बीरबल आपने ये बाल इतने क्यों बढ़ा लिए हैं? बीरबल, जहाँ पनाह, मेरे ही नहीं वहाँ पर सभी के बाल बहुत लंबे हैं। वहाँ पर कोई नाई नहीं है बाल काटने के लिए, इसलिए उन सभी ने यहाँ पर जो नाई है उसे बुलाने के लिए कहा है ताकि वो वहाँ सबके बाल काट सके। अकबर, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी अपने नाई को वहाँ भेज रहे हैं। योगीराज, और वह नाई अभी यहीं पर है, वो इस वक्त हमारे मेहमान बनकर रह रहे हैं। हम अभी स्वर्ग भेजने की क्रिया करवाते हैं। योगीराज और उस नाई को बुलाते हैं। वो दोनों दरबार में हाजिर होते हैं। अकबर उनसे कहते हैं, अकबर, योगीराज, स्वर्ग में नाई की जरूरत है, आप जल्दी से इस नाई को स्वर्ग भेजने की क्रिया शुरू कीजिए। नाई अपने घुटनों पर गिरकर, जहाँ पनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ये सब वजीर अब्दुल्ला ने करवाया था, क्योंकि वह बीरबल की शोहरत से जलते हैं खे और बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, और ये बाबा भी पाखंडी है। पता नहीं बीरबल उस आग से कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बचूंगा।
मुझे माफ कर दीजिए। अकबर, क्या इतनी बड़ी साजिश बीरबल के खिलाफ? सिपाहियों, इस पाखंडी बाबा और इस नाई को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। और तुम वजीर अब्दुल्ला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें अभी फांसी पर लटका दूं, लेकिन तुमने हमारी कई साल हिफाजत की है, इसलिए हम तुम्हें इस देश से निकाल देते हैं। सिपाहियों, इसे ले जाकर सरहद के बाहर छोड़ आओ और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अच्छा बीरबल मेरे बुद्धिमान दोस्त, ये बताओ तुम्हें इस साजिश का कैसे पता लगा? बीरबल, जहाँ पनार, जब मैंने योगीराज के मुँह अगम प्रवेश करने वाली बात सुनी तो मुझे लगा दाल में कुछ काला है। तभी तो मैंने आपसे 5 दिन की मोहलत मांगी और मैंने उन 5 दिनों में एक ऐसी सुरंग तैयार करवाई जो उस जगह से सीधे मेरे घर को जाती है। जहाँ पनार, जब योगीराज ने आग जलाई तो मैं सीधे उस सुरंग पर खड़ा था जो मेरे घर को जाती है। योगीराज के आग जलाते ही मैं सुरंग का दरवाजा खोलकर अपने घर पहुंच गया। जहाँ पनार, इस तरह से मैं वहां से बच निकला। और मैं चाहता था ये लोग अपना गुनाह खुद कबूल करें, इसलिए मैंने 2 महीने अपने बाल नहीं काटे, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि इन तीनों में सबसे कमजोर करी नाई है। अकबर, वाह! बीरबल, वाह! एक तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं। मेरे शातिर दोस्त, तुम ही ऐसा कर सकते हो। वाह! बीरबल, वाह! बीरबल, शुक्रिया। जहाँ पनाह, शुक्रिया। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में जोरों का कोलाहल सुनाई दिया। सभी लोग बीरबल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। बीरबल बदमाश है, पापी है, इसे दंड दो। बादशाह ने भारी जनमत को बीरबल के खिलाफ देख आज्ञा दी कि बीरबल को सूली पर चढ़ा दिया जाए। दिन तय हुआ। बीरबल ने अपनी अंतिम बात कहने की आज्ञा मांगी। आज्ञा मिलने पर उसने कहा, मैंने सारी चीजें तो आपको बता दीं, पर मोती बोने की कला नहीं सिखा पाया। अकबर बोला, सच? क्या तुम वह जानते हो? तो ठीक है, जब तक मैं यह सीख न लूँ, तुम्हें जीने का अवसर दिया जाता है। बीरबल ने कुछ विशेष महलों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्हें रहा दिया जाए क्योंकि इसी जमीन में उत्तम मोती पैदा हो सकते हैं। महल जहा दिए गए। ये महल बीरबल की झूठी शिकायत करने वाले दरबारियों के थे। वहां बीरबल ने जौ बो दिए। कुछ दिन बाद बीरबल ने सभी से कहा, कल सुबह ये पौधे मोती पैदा करेंगे। अगले दिन सभी आए। ओस की बूंदें जौ के पौधों पर मोती की तरह चमक रही थीं। बीरबल ने कहा, अब आप लोगों में से जो निरपराधी, दूध का धुला हो, इन मोतियों को काट ले। लेकिन यदि किसी ने एक भी अपराध किया होगा तो ये मोती पानी होकर गिर जाएंगे। कोई आगे न बढ़ा। लेकिन अकबर समझ गए कि गलतियां तो सभी से होती है। बादशाह ने बीरबल को मुक्त कर दिया। सार यह है कि किसी को दंडित करने से पूर्व उसके दोषी या निर्दोष होने के बारे में भलीभांति जांच कर लेनी चाहिए। एक बार अकबर बिस्तर पर परेपरे पानी मांगे जा रहे थे। आसपास कोई खास निजी सेवक था नहीं, सो महल का कूड़ा कचरा साफ करने वाले निम्न दर्जे के मामूली नौकर ने हिम्मत करके बादशाह को पानी का गिलास दिया। अकबर उसे अपने कमरे में देखकर चौंक गए, लेकिन प्यास इतनी लगी थी कि वे खुद को रोक नहीं पाए और पानी ले लिया। तभी वहां अकबर के खास सेवक आ पहुंचे। उन्होंने फौरन उस कचरा साफ करने वाले नौकर को कमरे से बाहर कर दिया और सभी अकबर की चापलूसी करने लगे। दोपहर हुई तो अकबर का पेट खराब हो गया। हकीम को बुलाया गया, पर फिर भी अकबर की हालत में सुधार नहीं हुआ। अब राजवैद्य आए, उनके साथ राज्य ज्योतिष भी थे। उन्होंने कहा कि शायद आप पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ा है, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हुई है। अकबर बादशाह को तुरंत उस कचरा साफ करने वाले नौकर का ख्याल आया। उन्होंने कहा कि आज सुबह मैंने उस कचरा साफ करने वाले के हाथ से पानी पिया था, इसीलिए मेरे साथ यह सब हुआ है। उन्होंने गुस्से में उस नौकर को मौत की सजा दे दी। थोड़ी ही देर में सिपाहियों ने उस नौकर को कारागार में बंद कर दिया। बीरबल को जब इस बात का पता लगा तो वह उस नौकर के पास गए और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि वह उसे बचा लेंगे। बीरबल तुरंत अकबर के पास गए और उनका हालचाल लिया। तब अकबर ने बताया कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा मनहूस मुझे बीमार कर गया।
यह बात सुनकर बीरबल हंस पड़े। तब अकबर को गुस्सा आया और वह बोले कि तुम्हें मेरी यह हालत देखकर मजा आ रहा है। तो बीरबल ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, एक बात पूछनी थी। अगर मैं उस नौकर से बड़ा मनहूस आपको ढूंढ कर दूं तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस नौकर को सजा से मुक्ति दे देंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की यह शर्त मान ली और पूछा कि बताओ उस नौकर से बड़ा मनहूस कौन है? अब बीरबल बोले, उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप खुद है। उस नौकर के हाथ पानी पीने से आपकी तबीयत खराब हुई, आप बिस्तर पर आ गए, लेकिन उसका तो सोचिए, वह तो आपकी प्यास बुझाने आया था, आपकी खिदमत कर रहा था। सुबह सुबह आपकी शक्ल देखने से उसकी तो जान पर बन आई है, उसे तो मौत की सजा मिल गई, तो इसलिए उससे बड़े मनहूस तो आप हुए। अब आप खुद को मौत की सजा मत दीजिएगा, चूंकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर अकबर बिस्तर पर परे हंसने लगे। उन्होंने उसी वक्त उस गरीब नौकर को छोड़ देने के आदेश दिए और उसे इनाम भी दिया, और मनहूसियत का अंधविश्वासी सुझाव देने वाले राज्य ज्योतिष को उसी वक्त घोड़े के तबेले में मुनीमगिरी के काम में लगा दिया गया। अकबर बीरबल की कहानियां याद है आपको, जिसमें बीरबल हमेशा अपनी बुद्धि से हर चुनौती को पार कर जाता था। किताबों और टीवी पर किसी जमाने में पढ़ी और देखी जाने वाली ये कहानियां अगर आपके ज़हन में धुंधली से हो गई है, तो चलिए आज एक कहानी आपके लिए, शायद आपकी बचपन की यादें ताज़ा हो जाएं। बहुत पुरानी बात है, मुगल दरबार में अकबर बादशाह बैठे थे। तभी एक किसान दरबार में आया और न्याय मांगने लगा। किसान चीख चीख कर कह रहा था कि मुझे इंसाफ चाहिए, जिस पर बादशाह अकबर ने पूछा हुआ क्या है? अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। एक दिन घोड़ों का एक नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। उसने 2 बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वह ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर दे सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी दे दी जाए। नए घोड़े विक्रेता से खुश होकर बादशाह ने क्या गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की? क्षमा करें बादशाह सलामत, बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, आप चाहें तो मेरा सर कलम करवा दें, यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की फहरिस्त में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगे। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे जाए। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह ने क्या? अकबर बीरबल की कहानी और कहानियां हिंदी में बच्चों के लिए। क्या आप भी अकबर और बीरबल को पढ़ना चाहते हैं? अकबर बीरबल की कहानियां काफी ज्यादा पढ़ा जाता है। इसको आज भी काफी मन के साथ पढ़ा जाता है। हमने आपके लिए कुछ अच्छी अकबर और बीरबल की कहानी अकबर लिखी है, जिसको पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। यह कहानी भी पढ़े ज्ञान की कहानी। लकीर को बिना मिटाए बीरबल ने छोटा किया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने जमीन पर एक लंबी सी लकीर को खींचा। इसके बाद बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल क्या तुम इस लकीर को छोटा कर सकते हो, बिना इस लकीर को कहीं से मिटाए? इस पर बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं ऐसा करने की कोशिश जरूर करूंगा। बीरबल ने उस लकीर के पास ही एक और लकीर को खींच दिया। जिस लकीर को बीरबल ने खींचा था वह लकीर बादशाह अकबर के लकीर से काफी लंबी थी। इसके बाद बीरबल ने अकबर से कहा, देखिए मैंने आपकी खींची लकीर को छोटा कर दिया बिना उसे मिटाए। यह देखकर बादशाह अकबर बहुत ही खुश हुए। उन्होंने इसके लिए बीरबल को कई उपहार भी दिए। यह भी पढ़े हिंदी पहेलियां उत्तर के साथ। बीरबल की बुद्धि का माप। एक बार बीरबल बीमार पड़ गए। बुखार के कारण बीरबल के शरीर में बहुत पीड़ा हो रही थी। बीमार होने के कारण बीरबल कई दिनों से दरबार में नहीं आ पा रहे थे।
इसको लेकर बादशाह अकबर भी बहुत ज्यादा परेशान थे। वह हर रोज दरबार में बीरबल का इंतजार कर रहे थे। बादशाह अकबर बीरबल से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन वह खुद ही बीरबल के घर जा पहुंचे। जब बादशाह अकबर बीरबल के घर गए तो उन्होंने देखा कि बीरबल एक खटिया बेड पर सोए हुए हैं। बादशाह के आने पर बीरबल की आंख खुल गई। उन्होंने बादशाह को बैठने को कहा। तभी बीरबल को शौचालय जाना पड़ गया। बीरबल बादशाह को छोड़कर शौचालय चले गए। उन्होंने जवाब अकबर ने सोचकर 100 सोने की बीमारी के कारण बीरबल का दिमाग कमजोर तो नहीं हो गया है। कहानी से सीख, उनकी बुद्धि को बुद्धिमानी से अपने शब्दों को चुनना चाहिए। इसको जानने के लिए बादशाह अकबर ने अपने नौकर से कहा, एक बार दो भाई राम और श्याम एक आम के पेड़ के लिए लड़ रहे थे। नौकर ने ऐसा राम ने कहा कि आम का पेड़ उसका है और श्याम ने कहा कि उसका टुकड़ा लगा दिया। कोई भी इस समस्या का हल के बाद ही बीरबल शौचालय से आ गए। बीरबल से मदद मांगने का फैसला किया। बीरबल खटिया पर बैठे बीरबल ने स्थिति का विश्लेषण किया और दोनों भाइयों से समझ में नहीं आ रहा था आम को क्या हुआ है के बीच बराबर में बांट लें। फिर पेड़ को दो बराबर उन्हें यह तो मालूम था कि कुछ तो जरूर है। बीरबल की बात सुनकर राम ने हामी भरी। अकबर बीरबल से बात करने लगे। न काटने की बात कही। बादशाह अकबर ने बीरबल के ध्यान को भटकाना चाहते थे की थी, लेकिन बीरबल समझ गए पेड़ का असली मालिक इधर देख भी रहे थे। उन्होंने कहा, जब बादशाह अकबर से न रहा गया तो उन्होंने बीरबल से परेशान हो गया था। बीरबल क्या सालों तक इसकी देखभाल करने वाला व्यक्ति इसे तुरंत काटने के लिए राजी नहीं हो सकता। मुझे क्यों ऐसा लगता है? कहानी से सीखी, मेरा घर एक कागज के बराबर वो है जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। एक कागज के बराबर ऊपर हो गया है। यकीन है कि आपको ऊपर लिखी गई सभी कहानियां पसंद समझ गए कि बीरबल की बुद्धि अभी भी कम नहीं हुई है, बल्कि हर कहानी से हमें कुछ न कुछ सीख भी मिलती है। ऐसा हर किसी के साथ होता है। अपने बच्चों के सुलाते समय उन्हें बेड टाइम स्टोरी हिंदी में सुनाने के कारण तुम्हारा दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा है। बंधन में बांध के रखने में मदद बीरबल ने कहा, बीमार होने के कारण मेरा दृष्टिकोण भी हासिल करने में भी मदद करती है। मेरी बुद्धि अभी भी ठीक से काम कर रही है। बच्चों पर विज्ञापन का प्रभाव। यह सुनकर बादशाह अकबर ने कहा, लोकप्रिय बीरबल बच्चों के लिए रोचक। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम्हारी बराबरी का। एक बार अकबर बादशाह ने जमीन पर एक लंबी सी लकीर को खींचा। तुम इतने काले रंग के कैसे हो गए? बादशाह ने बीरबल से कहा, बादशाह बीरबल क्या तुम इस लकीर को छोटा कर सकते हो? बीरबल ने इस लकीर को कहीं से मिटाए। जब अल्लाह ताला के इस पर बीरबल ने कहा जा रही जी हुजूर, तो उन्होंने सब खैरात प्राणियों के सामने रख दी। जरूर करूँगा। सब लोगों ने अपनी इच्छा एवं आवश्यकता के अनुसार उनमें से वस्तुएं चुन ली। जिस लकीर को बीरबल ने खींचा था वह लकीर बादशाह अकबर के लकीर से काफी की तरफ ध्यान ही नहीं गया। इसके बाद बीरबल ने विपरीत आप मात्र रूप रंग ही लेने रह गए कि खींची लकीर को आपका ध्यान बुद्धि एवं विद्या की तरफ गया ही नहीं।